ट्रियाड के सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। कुशिंग ट्रियाड दैट मीन्स 3 चीज़ें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये है किसके सिम्टम? कुशिंग ट्रियाड में आपका क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, रेगुलर ब्रीदिंग होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? जो चीज़ है जो इंक्लूडेड नहीं है कुशिंग ट्रियाड में वो क्या होगी? सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, डायस्टोलिक बीपी है जो घटेगा ना कि बढ़ेगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिप्निया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आएगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। क्या है? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कुशिंग ट्रियाड इज अ फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब भी आईसीपी बढ़ता है, आईसीपी बढ़ने के कारण कुशिंग ट्रियाड की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके 3 क्लासिकल साइन होते हैं। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, पल्स लो होगी, रेस्पिरेशन लो होगा। लेकिन जब यही कुशिंग ट्रियाड की कंडीशन, लेकिन इस शॉक के केस में पूछें आपको, शॉक के केस में क्या होगा? बीपी लो होगा, पल्स बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा। इसके अपोजिट होंगी चीज़ें। लेकिन आईसीपी जब बढ़ता है बीपी बढ़ेगा। बीपी कौन सा बढ़ेगा? सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिप्निया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है तो होगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर कुछ डिसीज़ दी हुई हैं जिनके क्लासिकल साइन है जो एग्ज़ाम में आपको आते हैं। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस का 3 P's एग्ज़ाम में आते हैं। पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत प्यास लगना, पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करना। फिर अस्थमा के जो सिम्टम है क्लासिकल, तो अस्थमा का क्लासिकल सिम्टम होता है वीजिंग। अस्थमा में जो ब्रोंकोस्पाज्म, जो आपकी ब्रोंकाई सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पाज्म होगा इसलिए। तो यहाँ पर किसके थ्रू स्पाज्म ट्रीट किया जाता है? तो ये ट्रीट किया जाता है इनहेलर के द्वारा। अब यहाँ पर इसका क्लासिकल साइन क्या है? वीजिंग ऑन एक्सप्रेशन। जब सांस छोड़ेंगे तो सीटी जैसे बजेगा जिनको अस्थमा होता है। या फिर कभी कभी कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि यदि उनको बहुत ज़्यादा जब सर्दी खांसी होती है, कंजेशन होता है, तब भी वीजिंग साउंड आने लगता है। तो वीजिंग एक क्लासिकल साइन है किसका? अस्थमा का, सीटी जैसे बजना। सीओपीडी और एम्फाइसेमा में क्या होगा? बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। क्या है? चेस्ट आगे की तरफ उठा देखने को मिलेगा। परनीसियस एनीमिया का क्लासिकल साइन है बीफ लाइक टंग, जो आपकी टंग है कैसी होगी? बीफ के जैसी। डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का साइन, क्लासिकल साइन है क्या है वो? होमन्स साइन। क्या है? होमन्स साइन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में 4 कोड ट्रियाड देखने को मिलेगा, निस्टैग्मस, डेस्ट्रिया, इंटेंशनल ट्रिमर। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस, 4 डिसीज से मिलके बनेगा ये। पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स की। इसकी क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स की, ये भी टेरेटोलॉजी का ही साइन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये साइन तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। इनमें आपको टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में एक्सेप्ट करके क्वेश्चन ये आता है कि 4 में से कौन सी नहीं है। दूसरी चीज़ फ्लैपिंग ट्रिमर्स आता है तो वो जनरली लिवर प्रॉब्लम के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी ज़रूरी होगी? 300 किलो कैलोरीज, 400, 200 की 100। दैट मीन्स आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे? तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरीज। कितना? 300 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि प्रेगनेंसी में यदि नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं, हम नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं तो 10 to 12 kg अप्रॉक्सीमेट एक जो आइडल वेट कंसीडर किया जाता है कि एटलीस्ट 11 किलोग्राम तो बढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ पर यदि कैलोरीज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कितना? 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2200 कैलोरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर और 2400 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। यदि आपको
इस तरीके से आता है तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है, यहाँ तो पूरा इंक्लूडेड बताया है मैंने कि आपको 1800, 2224 कैलोरी चाहिए। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि पर डे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है, कोई कोई बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, किसी किसी को वॉमिटिंग होती है तो नहीं खा पाता। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन के लिए भी आपको आता है, तो पर डे 100 mg आयरन की ज़रूरत होगी। फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। प्रेगनेंसी में यहाँ पे 100 mg पर डे आयरन और 500 mcg पर डे फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट टू यूज़ टू कैलकुलेट द EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा। फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया या फिर नन ऑफ द अबव। EDD कैलकुलेट की जाती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। LMP का जो पहला दिन होता है उससे यहाँ पर EDD को कैलकुलेट किया जाएगा, ना तो पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड से, नहीं एमनोरिया से। एमनोरिया ज़रूरी नहीं कि आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए तो आप प्रेग्नेंट हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी रीज़न से आपको पीरियड्स आना स्टॉप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओनली प्रेगनेंसी में। आपको POCD है तो हो सकते हैं, कुछ थायराइड प्रॉब्लम इशू हैं तो हो सकते हैं, कुछ और अदर इशू हैं तो भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस के कारण डिले हो सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर EDD के लिए आप LMP का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज कैलकुलेट करते हैं तो EDD निकल के आएगा। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पूछे, वीक्स में पूछें तो 42 वीक्स, 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी में आएगा। लेकिन पोस्ट टर्म पूछें तो 42 वीक। लेकिन यहाँ पर आपको दिन में पूछें तो टोटल 280 दिन, 280 डेज। क्लियर। LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 10 लूनार मंथ जिसको आप कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट नेगल्स फॉर्मूला यहाँ पर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वो सबसे कॉमन इसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन TT इम्यूनाइजेशन किया जाएगा प्रेगनेंसी में एंटीनेटल मदर को, कब किया जाएगा। 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में या फिर 24th वीक में। तो ये किया जाता है जनरली 4th मंथ में। कब किया जाता है? 4th मंथ में। बेस्ड ऑन हम 4 वीक का एवरी मंथ कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन किया जाता है 16th वीक में। कब? 16वें हफ्ते में। कब? 16th वीक में या फिर चौथे महीने में हम कह सकते हैं। और इसके बाद 4 वीक का या फिर 1 महीने का गैप देके सेकेंड TT का डोज है जो लगाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन गायनिक का, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आएगा। द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यूट्रस है जो अम्बलाइकस तक किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुंच जाएगी? 20 में, 24th में, 26 में कि 36 में? किस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस है जो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंचेगी? तो पहुंचेगी 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। ये देखिए यहाँ पर 16th वीक में 3 फिंगर विड्थ ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ से 16वें हफ्ते तक पहुँचेगी। यहाँ से कितना? 3 फिंगर्स। फिर 20 में 3 फिंगर विड्थ बिलो अम्बलाइकस। अम्बलाइकस यहाँ पे है, नीचे रहेगा 20 में। क्लियर। फिर 24 में सीधा सेंटर में जो अम्बलाइकस पॉइंट है वहाँ पर। 28 में अम्बलाइकस से 3 फिंगर ऊपर। 32 में अम्बलाइकर और स्किफॉइड प्रोसेस के बीच में जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो बोन है वहाँ पे। 36 में कोस्टल आर्च तक, टॉप तक। आफ्टर 36 वीक के बाद कोस्टल आर्च से डाउन आएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? लाइटनिंग।
यदि प्रीमी पैरा में देखें तो 36 वीक के बाद होगा, क्योंकि मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 वीक के बाद ही लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट किया जा रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? फोर्सेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोज या फिर एरिस स्पेटुला। सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर जो सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जाती है ताकि हम पता कर सकें सर्विक्स कैंसर तो नहीं हो रहा है डेवलप। उसके लिए जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है एरिस स्पेटुला। ये एग्जाम में आपको एज एन इमेज के तौर पे भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्रग्स और एक्सरे किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में एक्सरे और ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर एक ड्रग्स है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसी टाइम पर वाइटल ऑर्गन्स बनना डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सरे, ड्रग्स कुछ भी है जो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से प्रिजम्पटिव साइन कौन से हैं प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, गॉडेल साइन, एफासमेंट। कौन से हैं जो प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी के? तो प्रेगनेंसी के जो प्रिजम्पटिव साइन है वो होंगे आपके नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब कि आप ऐसे साइंस क्या कर रहे हैं, आपको अज्यूम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं बट ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका नोजिया, वॉमिटिंग होगा, एमनोरिया होगा, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होगी, यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा, पिगमेंटेशन होगा। लेकिन आपको कुछ और रीजन से भी हो सकते हैं। प्रोबेबल साइन में आपके आएंगे गॉडेल्स, हैगर्स, चैडविक, बलॉटमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सब किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। प्रोबेबल का मतलब जो साइन डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने आप में चेक किए, वो पॉजिटिव में जब कंफर्म है, फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, अल्ट्रासाउंड में आप यूएसजी में देखेंगे तो बेबी पूरा बना हुआ दिखेगा, तो किस में आएगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन में। नेक्स्ट वन, इन फीटल वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट। फीटल वेसल्स में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? डक्टस विनोसस में, डक्टस आर्टरियोसस में, पल्मोनरी आर्टरी की अम्बिलिकल आर्टरी में। फीटल सर्कुलेशन में जो फीटल वेसल्स हैं, चारों हैं जो यहाँ पे, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होंगे डक्टस विनोसस में। कहाँ पे? डक्टस विनोसस में। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू प्रैक्टिस। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कब आया था? 1952 में, 1978 में, 1975 में कि 1982 में? तो प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, कब आया था? 1978 में। 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत इसेंशियल हेल्थ केयर जिसको कहा गया है, तो इसके थ्रू जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसमें आपके जितनी भी एक्सेसिबल केयर हो गई, आपकी क्वालिटेटिव केयर हो गई, तो सभी आपकी किस में आएगी? प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको हम एसेंशियल हेल्थ केयर भी कह सकते हैं। कर रहे हैं हम, तो प्राइमरी हेल्थ केयर कब आई? 1978 में। इसका मतलब एसेंशियल हेल्थ केयर। इसके आपको एग्जाम में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, तो एलिमेंट्स इसके टोटल 8 होते हैं। एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल, एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन एक जो न्यू ऐड किया गया है वो यहाँ पर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये आपके क्या है? प्रिंसिपल हैं किसके?
प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल दो में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द एप्थोटोसस अल्सर रिड्यूस्ड बाय। तो जो एप्थोटोसस अल्सर है ये किसके थ्रू कम होंगे? गुड ओरल हाइजीन के कारण, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण, इंश्योर टूथब्रश हैज अलाइंड एंड ब्रिसल्स आर सॉफ्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं को यहाँ पे कहा है एप्थोटोसस अल्सर। तो ये क्या है, किसके कारण होंगे? सबसे आप अच्छी ओरल हाइजीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ रहे। आप ऐसा टूथब्रश यूज़ करें जिसके जो अलाइन हैं और ब्रिसल्स क्या हो, सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो एप्थोटोसस अल्सर कैसे कम होंगे? इन सभी चीज़ों से। ये देखिए छाले जो बने हुए हैं इनको आप छाले कहते हैं। जो स्मॉल सेलोसोर रहेंगे माउथ में बेस ऑफ द गम्स, इसको हम क्या कहते हैं? छाले कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब आप अच्छी ओरल केयर करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, आपका पेट अच्छा रहेगा, तो ये अपने आप ठीक रहेंगे। नेक्स्ट वन इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट्स एस स्टैंड फॉर। तो आपने एडोलेसेंट हेल्थ है जो, इसमें हेड असेसमेंट किया जाता है, सॉरी हेड्स असेसमेंट किया जाता है। तो इस हेड्स असेसमेंट में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एडोलेसेंट एज पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू WHO के 10 से 19 साल तक का। क्या है? किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं मेंटली फिजिकली चेंजेस से होते हुए गुजरते हैं। तो यही एक ऐसी स्टेज होती है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की स्टेज जिसको हम एडोलेसेंट कहेंगे। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की रहेगी। इसमें बहुत सारे फिजिकली मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक हेड्स असेसमेंट किया जाता है। इसी के लिए RMNCH+A प्रोग्राम है, RKSK प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम है, सब एडोलेसेंट एज के लिए हैं। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सभी चीज़ें होंगी। ये रहा आपका हेड्स असेसमेंट जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं इस असेसमेंट के थ्रू। एच रिप्रेजेंट करेगा होम एंड एनवायरनमेंट को, ई रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को, ए का मतलब है एक्टिविटीज़, डी का मतलब है ड्रग्स, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, एस से सुसाइड होगा, सेक्सुअलिटी होगी आपकी एंड सेफ्टी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। पर्ट्यूसिस जिसको हम बूफिंग कप कहते हैं, तो यहाँ पर 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कब देखने को मिलेंगे? सॉरी किस एज में देखने को मिलेंगे? जब 0 to 2 ईयर्स हो, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो पर्ट्यूसिस के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब बच्चा क्या हो, 0 to 2 ईयर तक की एज में हो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस इंसिडेंट रहेंगे किसके होने के? पर्ट्यूसिस के होने के, जिसको हम बूफिंग कफ या फिर 100 दिन की खांसी के नाम से जानते हैं। कॉजेट एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। फ्लैग साइन किस डिसीज का क्लिनिकल फीचर है? रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस का, मरासमस का या फिर क्वासियोरकर का। तो फ्लैग साइन का मतलब है आपके जो बाल हैं, जो आपके हेयर हैं, कैसे रहेंगे? झंडे जैसे, बीच में एक अलग टाइप का कलर सा दिखेगा आपको। और ये देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर में। देखिए आपके जो हेयर है ब्रिटल हेयर रहेंगे, तो इसमें आपके जो निशान बीच में बालों का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है कहलाता है फ्लैग साइन, जो कि क्लासिकल साइन है किसका? क्वासियोरकर का। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री विथ कन्वल्जन। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? जिस बच्चे को कन्वल्जन्स के हिस्ट्री रही हो, जिसको फिट्स आए हुए हैं, उनमें आप कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो या फिर चिकन पॉक्स। तो हमेशा जिस बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम हो या फिर प्रीवियसली कन्वल्जन आए हैं, तो जब आप DPT वैक्सीन देते हैं तो डॉक्टर आपसे स्पेशली बच्चे की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, इसके कारण बच्चे को और ज़्यादा कन्वल्जन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे को कन्वल्जन्स की हिस्ट्री रही हो,
फिट्स की हिस्ट्री रही हो, सीजर्स की हिस्ट्री रही हो, तो बच्चे में पर्ट्यूसिस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ द चाइल्ड हु हैज हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे को निमोनिया है तो प्रायोरिटी नीड क्या होगी बच्चे की केयर के लिए? रेस्ट, ट्राईसाइक्लिक राइडिंग, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो जब बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो ऐसे केस में बच्चे के लिए रेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब रेस्ट करेंगे आप तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी और मेटाबॉलिक नीड्स भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर बच्चे को भी थोड़ा रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर जब भी बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो रेस्ट है जो फर्स्ट केयर रहेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज क्रैमर्स रूल्स यूज्ड फॉर। जो क्रैमर्स रूल है किसके लिए अपनाया जाता है? जॉइंटिस के लिए, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के लिए, बर्न्स के लिए कि एस्फेक्सिया के लिए? क्रैमर्स रूल है जो यूज़ किया जाता है जॉइंटिस वाले मरीज में, स्पेशली बच्चे में। तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल किसके लिए है? जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए हम कहेंगे। तो यदि ब्रेन में होता है पीलिया, जो बिलिरुबिन का लेवल ब्रेन तक बढ़ जाए तब वो कहलाता है कर्निक टेरस। तो यहाँ पर है क्रैमर्स रूल। यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन लेवल को है जो बेस्ड ऑन बॉडी एरिया के, बॉडी पार्ट्स के, यहाँ पे यदि फेस है तो फेस ब्लू टाइप का दिखता है तो 4 to 6 mg/dl। चेस्ट, अपर एब्डोमेन यहाँ पर 8 to 10 mg/dl हो गया, जो कि ग्रीन कलर से शो हो रहा है इमेज में। लोअर एब्डोमेन और थाइस येलो कलर रहेंगे जो कि 12 to 14 mg/dl है। आर्म्स लोअर लेग पिंक रहेंगे 15 से 18 mg/dl। पाम्स एंड सोल्स में 15 से 20 mg/dl। सबसे पहले जो जॉइंटिस शो होता है वो होगा आपके नेल्स पर, की आइज में, स्क्लेरा में, हाथों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? क्रैमर्स रूल है, जिससे आप जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ा है, कितने परसेंटेज तक बढ़ा है। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स। यदि किसी बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, क्या है? टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें 4 एबनॉर्मलिटीज़ होंगी टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में। तो बच्चे का हार्ट एक्सरे में कैसा दिखाई देगा? कौन शेप्ड? बूट शेप्ड, एप्पल शेप्ड कि पी शेप्ड? तो यदि बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है तो बच्चे का जो हार्ट का शेप है ऐसा होगा, जूते के शेप जैसा। ये देखिए यहाँ पे बूट जैसे दिखेगा। तो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? 4 कंजेनाइटल, हार्ट की 4 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एनोमलीज, उनसे मिलके बना है। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, VSD, ओवरराइडिंग आउटा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज GI ट्रैक्ट में होने वाला इन्फ्लामेशन है। अब ये आपके कहाँ से? स्टमक से लेके एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। कहाँ से? स्टमक से एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या है? क्रॉन्स डिसीज इन्फ्लामेशन है आपके GI ट्रैक्ट में होने वाला। अब ये इन्फ्लामेशन आपके GI ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, तो ये तो स्टार्टिंग से एंडिंग जो एनस एरिया है वहाँ तक अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे? तो आपको लगेगा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसे केसेस में। अब यहाँ पर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग सबसे कॉमन साइन यहाँ पे माना जाएगा किसका? क्रॉन्स डिसीज़ का। क्रॉन्स डिसीज़ वाले मरीज में यदि बात की जाए डाइट की तो प्रोटीन वाली डाइट है जो अवॉइड करने को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आपका ल्यूमेन होती है कोलोन की, वो इस तरीके से रहेगी जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रही है। कोलोन की जो ल्यूमेन है वो ऐसी रहेगी। लेकिन जब क्रॉन्स डिसीज़ की कंडीशन होगी, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन है, कहाँ पर? GI ट्रैक्ट में, जो आपके स्टमक से होते हुए एनस तक रहेगा। तो इन्फ्लामेशन या तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, या फिर एनल एरिया में हो सकता है। तो यहाँ पर इसके कारण ब्लड भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। कहाँ पर? ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल में। लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या होगा? एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब है कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में कुछ हो रहा है, तो वही एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग है जो देखने को मिलेगी किसमें? क्रॉन्स डिसीज़ में और GI ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज, यदि किसी पर्सन को स्किन ड्राइनेस होती है तो कौन से इंटरवेंशन आप जो यहाँ पे अपनाएंगे। कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट फैट इंटेक एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा ऑप्शन है आस्क द फिजिशियन to refer the patient to a dermatologist and suggest that the patient wear home laundered sleepwear. Encourage the patient to increase his fluid intake. Use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area. Avoid bathing the patient until the condition is remedied and notify the physician. तो आप स्किन ड्राइनेस के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि डाइटिशियन को कंसल्ट करें, आपकी फैट इनटेक ले पर्सन यहाँ पर, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सके। दूसरे में है कि पेशेंट को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए। तीसरा है यहाँ पर कि फ्लूइड ले, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो क्यों अपनाई जाएगी स्किन इंटेग्रिटी के लिए। स्किन ड्राइनेस यदि हुई है तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को। आप यहाँ पर पर्सन को इनकरेज करें कि आप ज़्यादा फ्लूइड लें, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करेंगे तो जो भी आपकी स्किन में ड्राइनेस है, कभी कभी ड्राइनेस के कारण स्किन ब्रेक भी रहती है और यहाँ से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें जिसमें केमिकल ना हो जब आप नहाते हैं। और आफ्टर दैट बाथिंग आप लोशन अप्लाई करें, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन, तो आपको इन्फेक्शन होने का और स्किन ड्राई होने का चांसेस है जो कम रहेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सा मेजर अपनाएंगे। इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज हिज फ्लूइड इनटेक, यूज नॉन इरिटेटिंग सोप व्हेन बाथिंग द पेशेंट एंड अप्लाई लोशन टू द इन्वॉल्व एरिया। तो इससे आप ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन बाथिंग अ पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज, the nurse should use long firm strokes from the distal to the proximal area. The technique or this technique, जब भी आप पर्सन को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो एज अ नर्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्म स्ट्रोक यूज़ करते हैं जो कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल एरिया तक यूज़ किए जाएंगे। इस टेक्निक का एम क्या है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट, अवॉइड अनड्यू स्ट्रेन ऑन द नर्स, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, कॉज वैसो कॉन्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जब आप क्लीन करते हैं तो एज अ नर्स आप फर्म और लॉन्ग स्ट्रोक क्यों यूज़ कर रहे हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, ताकि वीनस ब्लड रिटर्न को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। जब ये वीनस ब्लड रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में फ्लो होगा, तो यहाँ पर वीनस स्टेसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और एक गुड पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपके लिए जो ब्लड फ्लो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन के लिए आप जो लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, क्यों कर रहे हैं वो आप, ताकि इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न हो सके। नेक्स्ट इज विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। तो विविड ड्रीमिंग किस स्टेज में स्लीप की आपको सपने ज़्यादा आते हैं। स्टेज 1 नॉन रैम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, स्टेज 2 नॉन रैम डेल्टा स्टेज। तो 4 स्टेज होती हैं स्लीपिंग पैटर्न की। विविड ड्रीमिंग मतलब जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तभी आपको सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेटते ही साथ आए, वो आप भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जब आपको सपने आते हैं मतलब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं, और ये होता है आपका कब, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में, REM में। किसमें, REM में। फर्स्ट होती है NREM, कौन सी, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें आप जैसे ही लेटे हुए हैं आप, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट वाली उसमें क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी, वेकफुलनेस एंड स्लीपिंग। फिर दूसरी होती है सेकंड स्टेज, कौन सी, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज सेकंड। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, आपका ब्रेन है जो गहरी नींद के लिए आपको क्या करेगा, भेजेगा एक तरीके से हम कहेंगे, जो होती जनरली लास्ट अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट तक की। फिर NREM जिसमें आपकी मसल रिलैक्स होती हैं, BP जो BP है आपका ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल रहेगा,
आप गहरी नींद में चले जाएंगे। डीपेस्ट स्लीप सबसे यदि पूछें तो वो होती है NREM स्टेज 3 में। फिर जब आपको सपने आना स्टार्ट होते हैं, इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, इमोबिलाइज्ड रहेगी और आपको सपने आते हैं, वो आँखें जिसमें आपकी ऐसे घूमेंगी, तो वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। विविड ड्रीमिंग कब होगा आपका? रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। नेक्स्ट इज द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प इंड्यूस द स्लीप इज। तो यहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि गर्म दूध हो गया, उसमें ऐसा कौन सा नेचुरल सेडेटिव होगा जिससे आपको नींद आएगी? फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम, मेथोट्राइमेप्राज़ीन या फिर ट्रिप्टोफैन। क्या होगा नेचुरल सेडेटिव? मतलब आपने कुछ मिलाया नहीं है, ना मीट में मिलाया है, ना ही मिल्क के प्रोडक्ट में, स्पेशली गर्म दूध में, लेकिन आपको उनके खाते ही साथ आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। इंड्यूस द स्लीप। तो ये कौन सा यहाँ पर होगा? फ्लोराजेपाम होगा, टेमाजेपाम होगा, मेथोट्रेमाज़ीन होगा कि ट्रिप्टोफैन होगा? तो नेचुरल सेडेटिव्स का काम यहाँ पे आपका क्या करेगा? वो होगा ट्रिप्टोफैन। क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन। जैसे आपके घर में जो नानी दादी मम्मी लोग हैं, वो क्या कहती हैं? गर्म दूध पी के अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा आइटम रहेगा कि गर्म दूध, गुनगुना दूध पीने से आपको नींद क्यों आएगी? क्योंकि इसमें क्या है? ट्रिप्टोफैन है। और इसी ट्रिप्टोफैन के कारण आपको नींद आना स्टार्ट होगी। ये ट्रिप्टोफैन क्या नेचुरल सेडेटिव है। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम और मेथोट्रेमाज़ीन। तो यहाँ पर हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं। क्या? हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं। इनका यूज़ किया जाता है किसी न किसी एंजाइटी को या फिर हिप्नोटाइज करने के लिए, नींद लाने के लिए। लेकिन नेचुरल की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा, जो अमीनो एसिड आपके सोने के लिए, स्लीप को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रिकर्सर की तरह काम करे, जो आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उनके लिए एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा। कौन? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो आपके स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें ये बेसिक मतलब कुछ कम लिमिट में पाया जाता है, लेकिन ये एज अ नेचुरल सेडेटिव की तरह काम करेगा, तो कहलाएगा ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वन इज कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। कुबलर-रॉस की थ्योरी है जो यहाँ पर, उसके 5 स्टेज होती हैं डेथ, डाइंग की, ग्रीफ की। तो वो कौन सी हैं? ऑप्शन में एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। फिर है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लास्ट वन इज बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। कुबलर-रॉस की जो 5 सक्सेसिव स्टेज है डेथ और डाइंग पेशेंट के लिए, वो क्या है? सबसे पहले आप, फिर कोई भी हो, डिनाई करेगा। डिनाई मतलब मैं नहीं। दूसरे में गुस्सा आएगी बहुत। तीसरे में कहेगा भाई मैं नहीं, किसी और को हो जाए प्रॉब्लम। चौथे में वो एट द एंड डिप्रेशन में चला जाएगा और एंड में वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? कुबलर-रॉस की थ्योरी, जो डाइंग के लिए, ग्रीफ पर्सन के लिए, डेथ वाले के लिए कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डिवाइडेड द बॉडी लॉन्गिट्यूडनली इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। कौन सा प्लेन है? हमने अलग अलग तरीके के प्लेन पढ़े, फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल और ट्रांसवर्स, कोरोनल, ये सब प्लेन पढ़े हुए हैं हमने। तो यहाँ पर जो प्लेन आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, वो कौन सा प्लेन है? फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो कौन सा प्लेन है जिसमें आपकी बॉडी आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बट जाती है, डिवाइड हो जाएगी? तो वो कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन। कौन सा? फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ये देखिए, आगे वाला हिस्सा एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर कहलाएगा। तो यहाँ पर एक क्या है? कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन की बात करें हम, तो आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट में, इसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल प्लेन फिर ये कहलाएगा राइट साइड का राइट पोर्शन, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पोर्शन। तो यहाँ पर मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल है।
फिर आपका आता है ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शनल प्लेन, मतलब आपकी बॉडी अपर और लोअर पार्ट में और सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड होगी, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे देखें आप, यदि आपको कहते हैं ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि आपकी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है सेजाइटल, तो लेफ्ट एंड राइट में, फ्रंटल और कोरोनल तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वे में। नेक्स्ट इज a nurse discourages a patient from straining excessively when attempting to have a bowel movement. What physiological response primarily may be prevented by avoiding straining on defecation? यदि कोई पर्सन पोटी करने गया है, डिफिकेशन के लिए गया है यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उस पर्सन के लिए कि आप ज़्यादा स्ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ बाउल मूवमेंट और डिफिकेशन ना करें। इसका रीज़न क्या है? इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, डिसअरिथमिया हो सकता है, फीकल इन्फेक्शन हो सकता है, कि रेक्टल हेमरॉइड्स हो सकता है। क्या है ऐसा जो हो सकता है यदि पर्सन जो बाउल मूवमेंट या फिर फ्रेश होने जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो वो जो यहाँ पे होगा सबसे रिस्की होगा वो होगा डिसअरिथमिया। क्या होगा? डिसअरिथमिया। इनकॉन्टिनेंस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी, लेकिन डिसअरिथमिया से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेनिंग ऑन डिफिकेशन, तो यहाँ पर पर्सन को क्या होगी? सांस रोकने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण सांस रोकेंगे आप यहाँ पर जब, तो थोड़ा से कॉन्ट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको हार्ट अटैक, डिसअरिथमिया आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन एट जब आप स्ट्रेनिंग के साथ में बहुत प्रेशर के साथ स्टूल पास करते हैं तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और बीपी कभी कभी ट्रिगर आउट होकर पर्सन को क्या करेगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया भी हो सकता है। बहुत सारे केस में आपने सुना होगा कि बाथरूम में ही डेथ हो गई, तो हो सकता है ये रीज़न रहा हो। तो यहाँ पर यदि कोई स्ट्रेनिंग जो बाउल मूवमेंट के टाइम पे या फिर फ्रेश अप होने जाता है, तो डिफिकेशन के लिए स्ट्रेन अवॉइड करने को क्यों कहा जाता है? ताकि डिसअरिथमिया या फिर ज़्यादा प्रेशर लगने से बीपी आपका हाई ना हो, हार्ट अटैक ना आ जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ना हो जाए। नेक्स्ट वन, HIV-1 बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ रेट्रोवायरस, विच वन? तो HIV-1 जो वायरस है ये कौन सी फैमिली से, रेट्रोवायरस की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटीवायरस, टेकीवायरस, पैरोमोवायरस या फिर पैरवोवायरस? तो HIV-1 है जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? रेट्रोवायरस की। तो ये बिलोंग करेगा आपका लेंटीवायरस से। किससे? लेंटीवायरस से। रेट्रोवेडा फैमिली सबको पता है HIV की, लेकिन इसी रेट्रोवायरस फैमिली की कौन सी एक और जो इंटरनल फैमिली है जिससे बिलोंग करेगा, तो होगा लेंटीवायरस फैमिली। जो HIV-1 है किससे बिलोंग करेगा? यहाँ पर रेट्रोवायरस फैमिली का जो जीनस यहाँ पे पूछा है वो क्या होगा? लेंटीवायरस। क्या है? लेंटीवायरस। नेक्स्ट इज, you are caring for a high risk pregnant client who is in a life threatening situation. The fetus is also at risk for death. Clinical decisions are being made that concern you because some of these treatment and life saving measures promote the pregnant woman's life at the same time that they significantly jeopardize the fetus life and viability. And other decision can preserve the fetus life at the expense of the pregnant woman's life. Which role of the nurse is the priority at this time? ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में आ सकता है, स्पेशली नॉर्सेट जो नॉर्सेट हो गया, PGI हो गया, उस वहाँ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है, आपने ये चीज़ मूवीज़ में बहुत देखी होगी कि माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं, दो में से किसी एक को बचा सकते हैं। उस टाइप की सिचुएशन की बात की जा रही है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली एक क्लाइंट एडमिट है हॉस्पिटल में, आप उसकी केयर करते हैं। अब वहाँ पर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि फीटस भी हाई रिस्क पर है, कि मतलब या तो फीटस जो बच्चा है यूट्रस में उसको बचा सकते हैं आप, या माँ को बचा सकते हैं, फिर दोनों की जान है जो जा सकती है। तो ऐसे केस में एज अ नर्स आप कौन सा रोल निभाएंगे? केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेटर का या फिर एडवोकेसी का? क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि आपने मूवीज़ खूब देखी हैं, खूब सीरियल देखे हैं, कहा जाता है कि या तो माँ बच सकती है, बच्चा बच सकता है, किसको बचाएंगे आप?
और यदि बचाते हैं आप तो यहाँ पर आपका कौन सा रोल प्ले होगा, केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर का कि एडवोकेसी का। तो ऐसे केस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी अपना पढ़ा है, आपको एथिक्स आपके इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, लॉ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे केस में आप एज एन एडवोकेसी का रोल प्ले करेंगे। वो इसलिए रोल प्ले करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए फैमिली कहती है बच्चे को बचाइए, माँ की जान को भी खतरा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो एज आपकी ड्यूटी होगी यहाँ पर एज एन एडवोकेट की। एडवोकेट का मतलब है यहाँ पर कि आपको जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे सलाह लेना है, जो भी हॉस्पिटल की रूल्स एंड पॉलिसी हैं वो सभी चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपकी कहलाएगी क्या, एडवोकेसी। कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर यहाँ पे आपका नहीं होगा, ना ही आप यहाँ पे उनको सांत्वना दे सकते हैं। 100% तो आप किसी भी चीज़ में नहीं कह सकते कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और ना ही ये केस मैनेजर के तौर पे रहेगा। ये होगा आपका एडवोकेसी के तौर पर, क्योंकि दोनों की जान को खतरा है। नेक्स्ट वन, और यदि इनकेस आपने अपने मन की कर ली तो आपके जो लीगल एथिक्स हैं, आप पर लीगल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। भले आपने कंसेंट साइन करवाए हो, लेकिन इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए एडवोकेसी के तौर पर आप अपने सीनियर से सलाह लेंगे, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, वो सभी चीज़ें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, योर क्लाइंट हैज़ एन एलर्जी टू बोथ पेनिसिलिन एंड लेटेक्स। Which of these pathophysiological facts should you apply when you are providing to this client? यदि आप किसी मरीज में, आपको पता है कि इस मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से क्या है, एलर्जी है, तो यहाँ पर आप यदि किसी को मेडिसिन देते हैं तो इनमें से कौन सी पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आप चेक करेंगे। द सेंसिटाइजिंग डोज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू एनाफ्लेक्सिस. The second dose of penicillin can lead to distributive shock. Next, you should be aware of the fact that about 10% of the population has an allergy to both penicillin and latex. You should be aware of the fact that 20% of the population has an allergy to both penicillin and latex. तो यहाँ पर आपकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आपको पता है कि आपके मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से एलर्जी है। तो यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पहला डोज देंगे तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, यदि पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो क्या होगा, वो फर्स्ट डोज में एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन कॉज करेगी। लेकिन यदि आपको पता ही है कि मरीज को आपके पेनिसिलिन से एलर्जी और आपने जाके इंजेक्शन लगा दिया उसको पेनिसिलिन भर के, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है और जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, द सेकेंड डोज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है जो कॉज कर सकता है सेकेंड डोज, क्योंकि आपके मरीज को ऑलरेडी पेनिसिलिन और लेटेक्स से क्या है, एलर्जी है। फर्स्ट डोज की मानेंगे कि हाँ एनाफ्लेक्टिक शॉक होगा, लेकिन सेकेंड डोज यदि आपने दे दिया, चाहे आपको पता भी है कि उसको है ये चीज़, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के कारण उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो किस में प्रॉब्लम होने के कारण होगा, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। तो जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जो मैनर्स डिसीज आपने पढ़ी है उसमें ऐसे देखने को मिलेगी। आपके कान में क्या लगेगा, जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है। क्या है, आपके कान में लगेगा कि जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है, और ये होता है इनर ईयर में। कहाँ पर, जो कोक्लियर वाला पार्ट होगा, वेस्टिबो कोक्लियर पार्ट, वहाँ पर। तो ये कहाँ की प्रॉब्लम है, आपके इनर ईयर की। यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ है जो कान में घूम सा रहा है। क्या है, कान में कुछ स्पिन जैसे हो रहा है, स्पिनिंग सेंसेशन आपको फील होगा, और ये होता है किसमें, मैनर्स डिसीज़ में। किसमें, मैनर्स डिसीज़ का जो क्लासिकल साइन है टिनिटस, वर्टिगो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इनर ईयर। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। तो हर्निया को सर्जिकली रिपेयरिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। टोमी का मतलब तो काट के सीधा अलग कर देना, सर्जिकली काटना, इंसिजन लगा के, तो वो है यहाँ पर हर्नियोटोमी। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग की बात की जा रही, तो जब भी रिपेयरिंग की बात की जाए तो रिपेयरिंग का मतलब होता है रेफ्री, और ये क्या होगा यहाँ पर, हर्नियोरेफी। क्या कहलाएगा, हर्नियोरेफी। नेक्स्ट वन,
द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। तो जब भी आपका पाल्पेशन किया जाता है, जो नर्सिंग असेसमेंट, जो एब्डोमिनल असेसमेंट होता है, तो उसमें जब डीप पाल्पेशन किया जा रहा है तो इसका एम क्या होगा? स्किन टर्गर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, हाइड्रेशन चेक करना, कि ऑर्गन्स को चेक करना। किसके लिए असेस किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर जो असेसमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा डीप पाल्पेशन ऑर्गन के लिए। लिवर, स्प्लीन, ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं किससे? डीप पाल्पेशन के थ्रू। इंटरनल ऑर्गन्स को असेस करने के लिए क्या किया जाता है? डीप पाल्पेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही क्यों इंजेक्ट किए जाते हैं यदि कोई एलर्जी चेक की जानी है तो? इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली, या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। क्यों एलर्जिक रिएक्शन? मान लीजिए आपको कोई भी एंटीबायोटिक की एलर्जी है नहीं, तो उसके लिए आपको इंट्राडर्मल रूट से ही इंजेक्शन लगा के चेक किया जाएगा। तो ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये ईजी है एडमिनिस्टर करना, स्लोली डिफ्यूज़ होगा, या फिर फास्ट डिफ्यूज़ होगा, या फिर पेनलेस होगा, कम पेनफुल होगा। किस रीज़न से यहाँ पर एक किया जाएगा? तो इसका मेन रीज़न होगा कि ये स्लो डिफ्यूज़ होगा। मान लीजिए आपको यदि इससे कोई भी मेडिसिन की टेस्टिंग की जा रही है, आपको एलर्जिक रिएक्शन चेक किया जाना है, तो हमेशा ही इंट्राडर्मल रूट अपनाया जाता है। वो इसलिए कि ये धीरे धीरे क्या होगी? डिफ्यूज़ होगी। इन केस आपको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होती है तो स्लोली डिफ्यूज़ होगी। तो ऐसे केस में आप उस चीज़ का एंटीडोट दे के या फिर उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और पर्सन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही एक मेन रीज़न होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन चेक करना है किसी मेडिसिन या फिर किसी फूड को लेके, तो हमेशा इंट्राडर्मल पैच है जो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लो डिफ्यूज़ होगी। अब एक वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, तो वो कौन सी है? वो है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन, PPT एडमिनिस्टर किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, तो वो भी किससे किया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। तो यहाँ पर जब किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन दी जाती है तो यहाँ पर एज अ नर्स आप इनटेक और आउटपुट चार्ट चेक करते रहते हैं। क्यों करेंगे? इंक्रीज द थ्रस्ट, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट, कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी, या फिर कॉज वाटर रिटेंशन। यदि किसी को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो आप उसमें क्या चेक करेंगे? क्योंकि ये मेडिसिन और क्या कॉज कर सकती है? ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो PPH की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यहाँ पर ये एज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन उसी के जैसा काम करता है, इसीलिए क्या कॉज करेगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन है स्ट्रक्चर के मामले में उसी के जैसा है। तो जब ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों रिलीज किए जाते हैं, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ब्लड में, तो ADH क्या करेगा? आपके ब्लड में पानी कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन यदि जब आपको लंबे टाइम तक ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ किया जाएगा तो यही चीज़ हाइपोनेट्रेमिया का रीज़न भी बन सकती है, वाटर रिटेंशन का रीज़न भी बन सकती है, जिसके कारण आपका सिर दर्द होगा, मसल क्रैम्प होंगे। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? मरीज में वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो जब भी यदि किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ चेक करेंगे कि मरीज आपको अचानक से तो नहीं बता रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि उसको क्या हो गया है? वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉज वाटर रिटेंशन और कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर? तो प्रेशर सोर का बिगनिंग साइन क्या है? स्वेलिंग, कूलनेस, नमनेस, या फिर डिस्कलरेशन। तो यहाँ पर प्रेशर सोर का जो बिगनिंग साइन की बात की जा रही है वो कौन सा है? प्रेशर सोर
डेक्यूबिटस अल्सर, ये सभी एक ही हैं। इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है डिस्कलरेशन। क्या होगा? डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिस्कलरेशन। फर्स्ट साइन की बात की जा रही, बिगिनिंग साइन तो क्या है? डिस्कलरेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए किसके लिए यूज़ की जाती है? डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर के लिए तो क्या कहलाती है? ब्रैडन स्केल। कौन सी? ब्रैडन स्केल। इसमें मिनिमम स्कोरिंग 6 होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग 23 होती है। जैसे आपने ग्लासगो कोमा स्केल की मैक्सिमम 15 होती है, 3 से नीचे आ जाए मतलब मरीज कोमा में चला गया है। वैसे ही ब्रैडन स्केल की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 23 का मतलब पर्सन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रैडन स्केल है यूज़ की जाएगी किसके लिए? डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर के लिए। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप? आपको ये भी आता है प्रेशर अल्सर, तो बार बार फ्रिक्वेंटली पर्सन की पोजीशन को चेंज करके एवरी 2 आवर में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होते रहे, तो प्रेशर सो डेवलप ना हो पाए। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज इन सीन इन चाइल्ड विद द। स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा कौन से बच्चे में? काइफोसिस वाले में, लॉर्डोसिस वाले में, टेलीपेस वाले में, कि ऑल ऑफ दी अबव में? किस तरीके के बच्चे में स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा? स्वान की नेक होती है उस तरीके की बात की जा रही है, तो किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस वाले पर्सन में। किसमें? लॉर्डोसिस वाले में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लॉर्डोसिस। एक डिफॉर्मिटी है स्पाइन बोन, जो बैक बोन है आपकी स्पाइन है उसकी डिफॉर्मिटी, जिसमें पर्सन का जो जैसे स्वान होता है उस तरीके से आपकी वर्टिब्रा रहेगी, और यहाँ पर मोर देन नॉर्मल से है जो ज़्यादा क्या रहेगी? इनवर्ड रहेगी। बैक कर्व क्या है? अंदर की तरफ रहेगी। इसके कारण बच्चा कैसा दिखेगा? स्वे बैक, जो स्वान की नेक होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? स्वे बैक अपीयरेंस एंड इट्स सीन इन द लॉर्डोसिस। थोरेसिक वे में, थोरेसिक जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो काइफोसिस कहलाएगी। लंबर एरिया में होगा तो लॉर्डोसिस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियल इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रैक्शन? कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में ये ताकत रहेगी या फिर नई सेल्स को जनरेट करेगा, पुरानी जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करके बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन के? कौन से ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हैं? ट्रांजिशनल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको ज़रूरी नहीं यही सेवा एपिथेलियल में से आपको कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि न्यू सेल्स को रिप्लेस करेगा, जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा मैकेनिकल फ्रैक्शन से, और जो नई सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो कौन सी टिश्यूज़ होंगे? तो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू तो यहाँ पर होते हैं सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह प्रेजेंट रहते हैं, कि जो आपको एग्जाम में या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ट्रैकिया वाले एरिया में वहाँ पे कौन से हैं और यूट्रस में कौन से हैं, तो ये आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल में एफिशिएंट मतलब उनकी ये क्षमता है कि वो नई सेल्स को जनरेट करेंगे डेड सेल्स को डैमेज करके, तो वो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कौन से? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इस विच इनहिबिट ग्लूकागॉन सीक्रेशन, तो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करेगा? अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट? तो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज रिलीज करती है किसके लिए? ग्लूकागॉन को। अब इसी ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर ग्लूकागॉन का सीक्रेशन कौन करेगा? पैंक्रियास की जो अल्फा सेल्स हैं, बीटा रिलीज करती हैं इंसुलिन को, अल्फा रिलीज करती हैं किसको? ग्लूकागॉन को। अब इस ग्लूकागॉन का यदि सीक्रेशन होता है तो इसको इनहिबिट मतलब सप्रेस करने का काम कौन करेगा? तो इसको सप्रेस करने का काम कौन करेगा? वो करेगा सोमेटोस्टेटिन। कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सोमेटोस्टेटिन। एग्जाम में आपको आ सकता है कि रिलीज कौन करेगा ग्लूकागॉन को? पैंक्रियास की
अल्फा सेल्स, कौन सी? अल्फा सेल्स, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा करेंगे ग्लूकागॉन को, बीटा करेंगी इंसुलिन को, और जो यहाँ पर डेल्टा सेल्स हैं वो सोमेटोस्टेटिन को। सोमेटोस्टेटिन है जो यहाँ पर क्या है? तो सोमेटोस्टेटिन का जो मेन रोल यही है कि जो ग्लूकागॉन हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, उसके इनहिबिशन करना, उसको सप्रेस करने का काम करना। तो यहाँ पर जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है के अलावा इंसुलिन को भी सप्रेस करने का काम करेगा। जो दूसरे हार्मोन रिलीज होते हैं उनको सप्रेस करने का काम करेगा। तो यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन क्या है? एक हार्मोन ही है ये भी, लेकिन एक ग्लूकागॉन को क्या करेगा? सप्रेस करेगा, इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट एंटायरली इन। तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है कहाँ पे होता है? इलियम, ड्यूडेनम, स्टमक या फिर जेजुनम में। तो आयरन है जो आयरन है कहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा? आयरन का मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में। नेक्स्ट इज बाइट सेल्स आर सीन इन। तो बाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी? इम्यून हीमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में, कि नन ऑफ द अबव में। तो बाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी? बाइट सेल्स देखने को मिलेंगी G6PD डेफिशिएंसी में। किस में? G6PD डेफिशिएंसी में। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस की कमी होगी, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन में क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज हीमोग्लोबिन टू डीनेचर एंड फॉर्म हेंस बॉडीज। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन आपके कवर होते। पहला G6PD में वाइट सेल्स देखने को, वाइट जो काटने वाली सेल्स हैं, वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी और हीमोलाइसिस कॉज करेंगी। क्या करेंगी? हीमोलाइसिस कॉज करेंगी, और इसी हीमोलाइसिस के कारण बनेंगी हेंस बॉडीज। कौन सी? हेंस बॉडीज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इज सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यदि किसी मरीज को क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्ट हुई है, तो यहाँ पर एयरवे ओपन करने के लिए क्या मेथड अपनाई जाएगी? हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जा थ्रस्ट मेथड या फिर हेलमिंथ मेथड। कौन सी मेथड अपनाई जाएगी यदि किसी मरीज को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्ट है? तब आप अपनाएंगे जा थ्रस्ट मेथड। कौन सी? जा थ्रस्ट मेथड। मरीज को क्या हुआ है? यहाँ पर स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस हैं, सस्पेक्ट है कि उसको हो सकती है। तो यदि मरीज को सर्वाइकल की है तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट अपनाएंगे, लेकिन स्पाइनल है तो यहाँ पे क्या करना है? आपको जा थ्रस्ट मैन्यूवर अपनाना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस के लिए आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज हैं, तो कीटो एसिडोसिस के लिए कौन सा असेसमेंट अपनाया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन या फिर ऑल्फैक्शन। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट अपनाया जाए, कौन सा असेसमेंट टेक्निक यूज़ की जाएगी कीटो एसिडोसिस के लिए? तो वो होगी यहाँ पर ऑल्फैक्शन। कौन सी? ऑल्फैक्शन। इसमें आपको एक तरीके से जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी सांस से फ्रूटी सेंटेड स्मेल आएगी। एक तरीके से क्या होगी? फ्रूटी सेंटेड ब्रीथ रहेगी, कन्फ्यूजिंग रहेंगे और स्मेल आएगी। तो वो क्या है? यहाँ पर कीटोन बॉडीज आपकी यहाँ पर पता चल जाएंगी प्रेजेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट इज 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो यदि 8वें नंबर के क्रेनियल नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्या प्रॉब्लम होगी? टच अफेक्ट होगा आपका, टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है कौन सी? जब तो पता रहेगा आपको। वेस्टिगो कोक्लियर नर्व। कौन सी? वेस्टिगो कोक्लियर नर्व। यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम होगी, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व क्या है? वेस्टिगो कोक्लियर नर्व। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चला गया। क्या क्या प्रॉब्लम? सब होगी, किसी एक को छोड़कर, नॉट इंक्लूडेड। ड्राई लिप्स होंगे,
सेकीनेस होगी, ट्रिमर्स टाइप से लगेंगे, ब्लड विजन होगा, फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर होगा, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, किसमें, कीटोन बॉडीज रहेंगी तब। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में ड्राई लिप्स रहेंगे, सेकीनेस होगी, फेंट, आपको चक्कर आएंगे, ब्लड विजन रहेगा। आप ही मान लीजिए आपको इवन नहीं भी है शुगर, आप दिन भर से कुछ मत खाइए, शाम तक आपका क्या हाल होगा, आपके होंठ सूख जाएंगे, हाथों में आपको लगेगा कि कुछ हिल सा रहा है, शेकिंग होगी, चक्कर टाइप से आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील होगी, ब्लड विजन होगा, सब क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल कौन सी है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस या फिर क्वाड्रिसेप्स। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल की, लॉन्गेस्ट मसल्स की बात की जा रही है तो वो है आपकी क्या, सार्टोरियस मसल। कौन सी, सार्टोरियस मसल। सियाटिक नर्व, एक यहाँ पर जो इमेज दी गई है तो यहाँ पर सार्टोरियस मसल्स तो लॉन्गेस्ट मसल हो गई। एक और क्वेश्चन आता है कि जब आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो कौन सी मसल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, सॉरी कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो होती है सियाटिक नर्व। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इसी सेम टाइम पर आपको जो डेली नॉर्सेट वाली क्लास रहेगी उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा। द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स इज, तो ईयर ऑसिकल्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं उसका नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट या फिर प्राइमरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और कोई भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि प्री और मेंस आपका एग्ज़ाम होना है, एटलीस्ट ये अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आपको यदि जो फर्स्ट टाइम भी पेपर दे रहे होंगे तो प्री में ही उनको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अच्छे से तैयारी करके देंगे। और अभी से ही बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि सालों साल मेहनत करते हैं नॉर्सेट के लिए, मैं भी, और आपकी यहाँ पर आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका लक भी कभी कभी काम कर जाता है, तो हो सकता है आपका वो भी साथ दे जाए। तो आज जो क्वेश्चन आपको दिया है, कल सेम टाइम पे जो क्लास होगी उसमें इसका आंसर दिया जाएगा कि कानों में जो ऑसिकल्स हैं, मिलियस, इनका स्टेपस, जो बोन है, ईयर ऑसिकल्स हैं, इनके बीच में कौन सा जॉइंट है जिनसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।